दोस्तों, आज हम बात करते हैं एक ऐसी बीमारी के बारे में जो लगभग आजकल हर तीसरे घर के अंदर वो चली गई है और उसको बहुत साधारण सी भाषा में एलर्जी या अस्थमा कह दिया जाता है। अस्थमा एक बीमारी है जो कि फेफड़ों की सांस नलियों की सिकुड़न के कारण होती है और उस फेफड़े की सांस नली की जो सिकुड़न होती है, उसके अंदर जब हवा जाएगी तो बहुत मुश्किल से जा पाती है और जब निकलती है तो बहुत मुश्किल से निकलती है। उस बीमारी का नाम अस्थमा है और अस्थमा के कई कारण होते हैं और कई प्रकार होते हैं और उनको जानना हर एक सांस रोगी को जानना बहुत ज़रूरी है, तभी वो इस बीमारी को नियंत्रित कर सकता है और इसको ठीक रख सकता है। सबसे पहले तो मैं बताना चाहूँगा अस्थमा के बारे में कि अस्थमा कितने प्रकार के होते हैं। अस्थमा कई प्रकार के होते हैं, जैसे सबसे पहले तो एलर्जी के कारण अस्थमा जो सबसे कॉमन है या सबसे ज़्यादा होता है लोगों में। दूसरा मोटापे के कारण अस्थमा होता है। एक उम्र बढ़ने के साथ-साथ कइयों में अस्थमा की संभावना बढ़ जाती है। कइयों में जो है वायु प्रदूषण के कारण अस्थमा होता है। कइयों में लकड़ी का चूल्हा जलाया जाता है तो उसके कारण अस्थमा होता है। उसके अलावा जो है आपको इस तरह का अस्थमा हो सकता है जिसमें कि आपने सिगरेट, बीड़ी या धुएँ का इस्तेमाल कर लिया हो, उसके कारण फेफड़ों पे बुरा असर आता है, तो उसके कारण अस्थमा हो सकता है। तो अब अस्थमा में होता क्या है? जब आपको डॉक्टर बोलता है आपको अस्थमा है, तो क्या अस्थमा के बारे में किस क्यों होता है ये तो बात की बात हुई, लेकिन अस्थमा में होता क्या है ये जानना बहुत ज़रूरी है। फेफड़ों में हज़ारों नलियाँ होती हैं, जैसे फेफड़े की जो तुलना है हम एक पेड़ से कर सकते हैं और पेड़ जिस तरह से बहुत बड़ा होकर के आखिर में जाके पत्ती पे ख़त्म होता है, ऐसे ही फेफड़ा जो होता है उसमें गुब्बारे होते हैं और श्वास नली से अपना जो है साँस लेने का दरवाज़ा है नाक, वहाँ से शुरू होती है श्वास नली और वो आखिर में जाके उन गुब्बारों पे ख़त्म होती है, जो 40 करोड़ गुब्बारे तक आपके फेफड़ों में होते हैं। और जब ये श्वास नली एक नाक से शुरू होकर के गले के अंदर होती हुई फेफड़े में जाती है, तो हज़ारों शाखाओं में बँट के ये आखिर में जाके एक गुब्बारे पे ख़त्म होती है। जैसे पेड़ आखिर में जाकर के छोटी-छोटी शाखाओं में ख़त्म होकर के हरी पत्ती पे ख़त्म होता है, इसी तरह से श्वास नलियाँ आखिर में जाके ख़त्म होती हैं। तो इन श्वास नलियों के अंदर जब कोई भी विकार होगा, तो उसके कारण वो सिकुड़ जाती हैं। जैसे एक उदाहरण के तौर पे जैसे ये सामान्य आदमी की सांस नली मान लो इतनी खुली हुई है, तो अस्थमा में से सिकुड़ जाएगी, सूज जाएगी और बलगम बनेगा। या खेखार जिसको हम बोलते हैं या बलगम कह सकते हैं या कफ बोल सकते हैं। तो जब सांस नली सिकुड़ेंगी और सूजन आएगी, तो इसको हम अस्थमा कहेंगे। इस तरह से सिकुड़न पैदा हो जाएगी और इस तरह से सूजन पैदा हो जाएगी। तो ये अस्थमा के कारण होता है। क्या अस्थमा लगातार लोगों को बना रहता है या लगातार ये सिकुड़न सूजन बनी रहती है? नहीं। कइयों में सिकुड़न सूजन जो है कुछ पीरियड के लिए होके वापस से खुल जाएगी, कुछ में जो ये लगातार बनी रहेगी और कुछ में बढ़ती चली जाएगी और कुछ में जो है दवाई लेने के बाद ये कंट्रोल में भी आ जाती है। पर क्या अस्थमा को हम इस तरह से पहचान सकते हैं कि हमारे को बिना टेस्ट कराए वो मालूम पड़ जाए? टेस्ट कराए बगैर अस्थमा को पकड़ा जा सकता है, लेकिन उसके अंदर में कुछ लक्षण जानना बहुत ज़रूरी है, जैसे खाँसी हो जाना या श्वास की तकलीफ होना या सीटी की आवाज़ आना या रात के टाइम साँस में तकलीफ होना या रात के टाइम सीटी की आवाज़ आना, चलने पे साँस का भरना, उस समय सीटी की आवाज़ आना। तो इस तरह से हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पेशेंट को या किसी ख़ास आदमी को या किसी रोगी को ये अस्थमा हो सकता है। हम इसमें क्या ऐसे टेस्ट कराएँ कि जिससे इसको पकड़ा जा सके? इसमें कुछ टेस्ट होते हैं जिसको हम स्पायरोमेट्री कहते हैं, उस वो अस्थमा को डायग्नोज़ करने के लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है। जो उसमें साधारण सा टेस्ट होता है जिसमें एक कंप्यूटर के अंदर एक यंत्र लगा होता है, उसके अंदर हमें फूँक मारनी होती है और उसकी वजह से जब वो फूँक हम मारेंगे, तो अगर किसी की साँस नली सिकुड़ी होगी, मान लो समझिए जैसे इसमें साँस नली इतनी खुली है और इसमें हम तेज़ी से फूँक मारें, तो जब वो फूँक बाहर निकलेगी तो बहुत ज़्यादा उसका वॉल्यूम बाहर निकलेगा और अच्छा वो वॉल्यूम निकलेगा, हवा की मात्रा ज़्यादा निकलेगी, तो कंप्यूटर उसको रिकॉर्ड करता है। अगर किसी का अस्थमा होगा, तो वो इस सिकुड़न वाली जगह से फूँक कम मार पाएगा, तो उसको इसका मतलब तकलीफ ज़्यादा होगी। उसमें हम कुछ दवाई देते हैं और उसके 15 से 20 मिनट बाद उस फूँक को वापस नापा जाता है, तो उसके अंदर ये सिकुड़न खुल जाती है दवाई देने के कारण। अगर ये 12% इम्प्रूव कर जाती है, तो उस रोगी को इसका मतलब अस्थमा है। अब बात करते हैं क्या अस्थमा को जड़ से मिटाया जा सकता है? अस्थमा अक्सर
एलर्जी के कारण होता है और एलर्जी का गुण जो होता है वो आनुवंशिक होता है और वो गुण जो है हमारे को माता-पिता या हमारे बुजुर्गों से मिला हुआ होता है। किसी घर के अंदर मान लो माँ-बाप को अस्थमा नहीं है और बच्चे को है और पिछली पीढ़ियों में उसको पता नहीं है, तो ये अंदाज़ा लगाना मुश्किल होता है कि आनुवंशिक है कि नहीं है। लेकिन ये पर ज़रूर पता लगाया जा सकता है कि एलर्जी के कारण है या नहीं है। इसमें कुछ टेस्ट होते हैं, सीरम आईजी है, टोटल इओसिनोफिल काउंट है या फिनो करके एक टेस्ट होता है, जिससे हम ये पता लगा सकते हैं ये एलर्जी के कारण हो रहा है। अब बात आती है क्या हम इसको ठीक रख सकते हैं? क्या ठीक रखने का कोई तरीका है? अस्थमा को जड़ से नहीं मिटाया जा सकता। अस्थमा एक ऐसी बीमारी है जो ब्लड प्रेशर और डायबिटीज़ की तरह होती है। हाँ, एलर्जी के कण जैसे मान लो किसी को ऐसे कण से एलर्जी है जो आपके वातावरण में हमेशा बनी रहती है, तो वो उसको नहीं मिटा सकते। लेकिन किसी को ख़ास चीज़ से एलर्जी है, मान लो किसी को एलर्जी आपके यूँ कहना चाहिए पेट्स जैसे हो गए, कुत्ता हो गया, उसके बाल से एलर्जी है। आप उसके संपर्क में जाएँगे तो आपको अस्थमा हो जाएगा, लेकिन और चीज़ों से आपको एलर्जी नहीं है। तो उस समय अगर आपको अस्थमा हो जाता है और आप उससे दूर हट जाते हैं, तो वो अस्थमा एक तरह से यूँ कहलाता है क्योर हो गया है। लेकिन क्यों? क्योंकि आपका वो एलर्जी का कण संपर्क में नहीं आ रहा दोबारा, तो इसलिए आपको साँस में तकलीफ नहीं होगी। तो अक्सर ये देखा गया है कि मरीज़ अस्थमा के जो मरीज़ होते हैं, अगर उसको ख़ास किसी एलर्जी के कारण एक एक एलर्जी के कारण से एलर्जी है और उससे संपर्क तोड़ दिया जाए, तो उसको ठीक किया जा सकता है। लेकिन 90% केसेस में एलर्जी के जो कारण होते हैं, वो धूल की मकड़ी होती है, कॉकरोचेस के जो गंदगी होती है उसके कारण होते हैं या अनाज के रेशे होते हैं या आपके दीवारों पे नमी पपड़ी के कारण होते हैं। तो ये घर के अंदर अक्सर पाए जाते हैं, तो इनसे बचना मुश्किल होता है। तो ये लगातार संपर्क में रहने के कारण आपको अस्थमा कर सकते हैं। अब ये मौसम के हिसाब से उतार-चढ़ाव लेते हैं। उसी तरह से फिर अस्थमा या फेफड़े की जो सांस लेने की सिकुड़न सूजन है, वो भी मौसम के हिसाब से उतार-चढ़ाव लेती है। तो जैसे मान लो अगर गर्मी होगी, तो गर्मी में क्या होगा कि ये जो कुछ धूल की मकड़ियाँ वो मर जाती हैं और साथ-साथ जो है गंदगी वगैरह, सफाई वगैरह थोड़ी ज़्यादा उस टाइम पे क्लीनिनेस ज़्यादा रहती है या पॉल्यूशन कम रहता है या फिर घर के अंदर नमी जो पपड़ी वगैरह होती है, उसके जो फफूंदी होती है, कम उगती है। तो उस समय अस्थमा का नियंत्रण ज़्यादा रहता है। जैसे ही बारिश होगी, तो ये सारी चीज़ें वापस आनी शुरू हो जाती है। जो धूल की मकड़ी है, वो गद्दे, तकिए, बिस्तर, कपड़ों में पनपनी शुरू हो जाएगी, कीड़े-मकोड़े, मच्छर पनपने शुरू हो जाते हैं। वैसे ही दीवारों पे नमी आनी शुरू हो जाती है। तो एलर्जी के कण हमारे घर के अंदर या ऑफ़िस के अंदर या कार्यक्षेत्र के अंदर उसका घनत्व बढ़ जाता है। तो ऐसी स्थिति में जब ये घनत्व बढ़ेगा, तो अपने अस्थमा के दौरे पड़ने शुरू हो जाते हैं या अस्थमा की तकलीफ शुरू हो जाती है। अक्सर ये देखा क्या है कि मरीज़ जो है गर्मी में अपने अस्थमा को ठीक होने मान लेता है और फिर जब मौसम आता है, बदलता है, तो उस समय अस्थमा उसका बढ़ जाता है। तो जो उस टाइम उसने दवाइयाँ ली होती है गर्मी के टाइम में उसको लगता है इस पैथी से या फलाना पैथी से उसकी बीमारी ठीक हो गई थी, तो उस पे उसका विश्वास चला जाता है शुरू-शुरू में। शुरू-शुरू में जो अस्थमा होता है, वो धीरे-धीरे बढ़ता है। वो कभी भी अस्थमा ऐसे नहीं होता कि आपको आज हुआ, तो वो लगातार साल भर एक जैसा बना रहेगा। तो जब आपको अस्थमा होता है तो सालों-साल लग जाते हैं उसको बढ़ने में। वो अक्सर बारिश के बाद सबसे पहले शुरू होता है, फिर लगातार सर्दियों में बढ़ने लगता है जब कुछ साल निकलते हैं तो। जब कुछ और साल निकलते हैं तो पूरी बारिश और सर्दी में होना शुरू हो जाता है। जब कुछ और साल निकलते हैं तो वो गर्मी में भी होना शुरू हो जाता है। तो शुरू-शुरू के जो अस्थमा के रोगी होते हैं, वो ऐसे टारगेट पेशेंट्स हैं जहाँ पे ये पता लगाना उस मरीज़ के लिए मुश्किल हो जाता है क्या उसका अस्थमा बढ़ेगा, नहीं बढ़ेगा या उसकी तकलीफ के लिए उसको इलाज कराना है, नहीं कराना है। वो इलाज इस तरह से करा रहा होता है जैसे तकलीफ हुई तो दवाई ले ली। लेकिन यही विश्वास अगर उसके मन में पैदा हो जाता है, तो धीरे-धीरे जब उसको रोज़ होने लग जाता है, तो सिर्फ़ तकलीफ होने पे दवाई लेने के कारण वो अपनी बीमारी को बढ़ा बैठता है। तो अस्थमा के लिए सबसे पहली चीज़ है कि आपको है कितना, आपको है भी या नहीं है तो कितना है और क्या हम उसको नियंत्रित कर सकते हैं, एलर्जी का कारण क्या है, प्रकार किस तरह का अस्थमा है, उसको जानना बहुत ज़रूरी है, तभी जाके हम बीमारी को कंट्रोल कर सकते हैं।